हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 69। वर्कशीट नंबर 69 सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट है और ये वर्कशीट है क्लास 10th का। वर्कशीट है 24 दिसंबर 2020 का। आज का टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद, पुनरावृत्ति दिया गया है। बच्चों, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो संबंधित है यूरोप में राष्ट्रवाद से। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं वह लघु या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं। 3 या 5 अंक वाले प्रश्न हैं। चलिए, पहला प्रश्न हमारा है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की। यहाँ देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, एक नया झंडा अपनाया गया, फ्रांसीसी भाषा को राष्ट्र की साझा भाषा घोषित किया गया, एक समान कानून व्यवस्था को लागू किया गया, एक समान नाप तौल के पैमाने तथा कर व्यवस्था अपनाई गई और पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। तो ये हो गया आपकी प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल एवं तर्क संगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। हमें इसकी समीक्षा बतानी है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा, उसने प्रशासनिक तंत्र को अधिक तर्क संगत और प्रभावी बनाया। उसने 1804 में नागरिक संहिता बनाई, एक देश एक कानून की स्थापना की। उसके बाद उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। साथ ही उसने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया तथा एक समान कर व्यवस्था लागू किया। सभी के लिए एक समान कर व्यवस्था लगाया और सामंती व्यवस्था को खत्म किया और जन पर आधारित विशेषाधिकार भी उसने समाप्त कर दिए। अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ देखिए, राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति जुड़ाव को रूमानीवाद नाम दिया गया। रूमानीवाद के उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है लोक संस्कृति। लोक संस्कृति के अंतर्गत लोक संगीत, लोक काव्य और लोक नृत्य के माध्यम से जर्मन राष्ट्र की भावना को प्रसारित किया गया। दूसरा है भाषा। पोलैंड में राष्ट्रवाद के विकास में भाषा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। तीसरा है संगीत। कैरोल, एक पोलिश नागरिक ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत गुणगान किया और पोलेनेस और माजूरकार जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार थी। यहाँ देखिए, जर्मनी का एकीकरण एक लंबी एवं जटिल प्रक्रिया थी। जर्मनी के एकीकरण का पहला प्रयास 1848 में किया गया जो कि असफल रहा। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण की बागडोर पर्सिया ने संभाली। जर्मनी का मुख्यमंत्री जर्मन एकीकरण का सूत्रधार था और पर्सिया ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ 3 युद्ध लड़े। तो बच्चों, ये था जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इसके मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थी। तो देखिए बच्चों, इटली का एकीकरण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। आरंभ में इटली 7 भागों में विभाजित था। इटली के एकीकरण का प्रथम प्रयास मेज़िनी के द्वारा किया गया था। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया, पीडमोंट के मुख्यमंत्री काबूर तथा गेरिबॉल्डी की प्रमुख भूमिका थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। चर्चा कीजिए। यहाँ देखिए बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा,
ब्रिटेन के एकीकरण की प्रक्रिया जर्मनी और इटली से अलग तथा अनोखी थी। 18वीं सदी से पहले ब्रिटेन की जगह 4 स्वतंत्र राष्ट्र इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड थे। उसके बाद आयरलैंड थे। 1688 में ब्रिटेन में संसदीय राजतंत्र की स्थापना हुई और 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ और स्कॉटलैंड तथा वेल्स इसका हिस्सा बना। अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कुछ निम्न कारण थे। पहला था फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, दूसरा दार्शनिकों के विचार, तीसरा भाषा तथा संस्कृति, चौथा मध्यम वर्ग का उदय और पांचवा था नेपोलियन की भूमिका। अगला प्रश्न है, 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, नागरिक संहिता के प्रावधान कुछ इस प्रकार थे। कानून के समक्ष समानता स्थापित की गई, संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया गया, सरलीकृत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और किसानों को बेगार और बंधुआ मजदूरी से मुक्त किया गया। अगला प्रश्न हमारा है, 1830 का दशक यूरोप के लिए आर्थिक मुसीबतों को लाने वाला था। तर्कों सहित कथन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो जाएगा 1830 के दशक में यूरोप की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई, बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई, जनसंख्या बढ़ा तो बेरोजगारी भी बढ़ी। औद्योगिक विकास के कारण लघु उद्योग जो थे वह बर्बाद हो गए और यूरोप के कई हिस्सों को अनाज की कमी का भी सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न हमारा है, 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रवाद के रूपक में परिवर्तित हो गए? उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा 19वीं सदी में यूरोपीय राष्ट्रों को नारी रूपक के रूप में प्रदर्शित किया गया। इन काल्पनिक रूपकों को शक्ति और ज्ञान का प्रतीक दर्शाया गया। इससे यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद के विकास में मदद मिली और जर्मनी में जर्मेनिया तथा फ्रांस में मरियाना राष्ट्र की रूपक थी। तो ये हो गया बच्चों प्रश्न संख्या 10 का उत्तर। अब आगे देखिए, स्रोत आधारित प्रश्न है, ये 4 अंकों के हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन 1823 से 92 ने 1882 में साबोन विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छापा जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, मार्ग या क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम करने की इच्छा, एक जन समूह होने की यह सबसे जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह हैं, प्रातः उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने पर किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। राष्ट्र का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता है तो
स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों, फ्रांसीसी दार्शनिक रेनन, जिनका जन्म 1823 में हुआ था, उन्होंने अपने एक व्याख्यान के माध्यम से लोगों तक अपने विचार को पहुंचाया। उनका मानना था कि राष्ट्र जो है वह लोगों से बनता है, वहाँ के रहने वाले लोगों से। राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, मार्ग या क्षेत्र से बनता है। यह किसका मानना था? तो फ्रांसीसी दार्शनिक रेनन का मानना था। और साथ ही वह कहते थे कि एक राष्ट्र लंबे प्रयास के त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। राष्ट्र अपना गौरव कैसे प्राप्त करता है? तो शौर्य वीरता से युक्त अतीत से और महान पुरुषों के योगदान से। और राष्ट्र का बड़ी और व्यापक एकता होने का मूल वजह था जनमत संग्रह। जनमत संग्रह कहने का अर्थ है बच्चों, जहाँ जन यानी कि लोगों के बीच क्या हो? एकता हो। वहाँ क्या होता है? वहाँ देश का विकास होता है। और रेनन का यह भी मानना था कि अगर किसी देश में एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता है तो क्या होता है? उस देश की स्वतंत्रता का लोप हो जाता है, या कहें कि उस देश का पतन हो जाता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा है, अर्नेस्ट रेनन कौन था? पहले प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। अर्नेस्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ये हो गया, यहाँ देखिए, ये है आपके पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न हमारा है, अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो यहाँ देखिए, राष्ट्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, मार्ग या क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। तो ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। आप यहाँ से प्रश्न संख्या 2 का उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए राष्ट्र की क्या भूमिका है? देखिए, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा, अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम करने की इच्छा एक जनसमूह होने की सबसे जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। क्या है? तो जनमत संग्रह। आप यहाँ से यहाँ तक प्रश्न संख्या 3 का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं इस अनुच्छेद में से ढूंढ करके लिखिए और हमें कमेंट में अवश्य सूचित कीजिए। तो आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।